नमस्कार। आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। दिल्ली विश्वविद्यालय में डिबेटिंग गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही साथ आप जैसे कि एक वोकेशन पीरियड आप सभी लोग उसका आनंद ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर से कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं और शुरू हो गए हैं। और तमाम शैक्षणिक गतिविधियां पुनः उस स्तर से आरंभ हो चुकी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो अकादमिक गतिविधि भी है, शैक्षणिक गतिविधि भी है, और वाद विवादकर्ताओं के लिए एक सबसे बड़ी अ, जो गतिविधि है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार होने जा रहा है, जो कि प्रतिवर्ष होता ही है, और इस बार उसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो यह संस्करण किस तरीके से नया है और अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, क्या नई चीजें लेकर यह संस्करण आ रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवाजी भोसले राष्ट्रीय हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जो कि आयोजित की जाएगी शिवाजी कॉलेज में, वहाँ की वाद विवाद समिति डिक्टम द्वारा। तो वाद विवाद समिति के जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ इस समय हैं, और उन सभी से जानने का प्रयास करेंगे कि इस 11वें संस्करण शिवाजी भोसले राष्ट्रीय हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 11वें संस्करण में क्या क्या खास बातें होने जा रही हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के माध्यम से आप पहले जान चुके होंगे, लिखित में संदेश पहुंचाया, सर्कुलेट किया जा चुका है कि क्या क्या नया होने की संभावना है। लेकिन आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हो सकता है कि कई बार हम मैसेज पढ़ने के बाद चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमने काउंसिल को बुलाया है, जिसमें अध्यक्ष और तमाम उनके जो साथी हैं वो सभी लोग हैं, जो यहाँ पर उन सभी बातों को बताएंगे कि शिवाजी भोसले में इस बार क्या नया होने जा रहा है, और क्या वह तैयारी कर रहे हैं, कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुके हैं, और तैयारियां किस प्रकार की हैं। इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं डिक्टम समिति के वर्तमान अध्यक्ष अ, अविनाश। तो अविनाश, आपका तर्क ज्ञान पर स्वागत है, और आप बताएंगे कि शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जो कि राष्ट्रीय संस्करण है, और इस बार हमने सुना है कि सबसे अधिक संख्या में टीमों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो तैयारियां किस प्रकार की हैं, अविनाश? जी सर्वप्रथम आपको नमस्कार भैया। और तर्क ज्ञान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया कि हम बता पाए और कुछ स्पष्टता ला पाए कि हम जिस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं वो कितना भव्य है। और भव्यता के साथ साथ यह देश की सबसे बड़ी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता होने जा रही है। आज तक इससे पहले इतनी बड़ी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और भैया हमारा उद्देश्य था, डिक्टम समिति का उद्देश्य यही है कि हम संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता को ना मात्र दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि देश के अंतिम कोने तक लेकर जाए, और हिंदी की इस प्रारूप को हम सारे तरफ फैलाने का प्रयास करते हैं। अब कुछ मूल प्रश्न जो हैं, जो आपने पूछे अपने चरण में, उनके मैं उत्तर दे दूं कि यह संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता इतनी प्रचलित और मुख्य क्यों है। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता है, यह इसका 11वां चरण है। हमने पिछले ही वर्ष अपने 10 स्वर्णिम वर्ष पूरे किए, जब हम आयोजनों का 10वां स्वर्णिम वर्ष। और हमने उस समय भी लगभग देश की सबसे बड़ी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया 54 टीमों के साथ। अब हम इस वर्ष 100 टीम, पूर्णतः 100 टीम या उससे अधिक, इस बार 100 पार का लक्ष्य है भैया, और 100 से अधिक टीमों के साथ हम इस साल आयोजित करने जा रहे हैं 11वां संस्करण। ना मात्र 100 टीम बल्कि 50 एजेस अर्थात प्रशिक्षु अधिनिर्णायक के साथ भी हम इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। इस वर्ष हमने इसी के साथ प्रारंभ किया है नोवाइस अर्थात नव प्रविष्ट का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी लोग जो कभी हिंदी वाद विवाद से परिचित नहीं रहे हैं या प्रथम वर्ष के हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वह वरिष्ठ एवं जितने अनुभवी डिबेटर्स हैं उनके साथ मिलकर, उनके साथ कंपीट कर और एक अलग नोवाइस का ब्रेक आएगा, अर्थात नव प्रविष्ट के लिए अलग से श्रेणियां बनेंगी और उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं।
और वहां पे भी जीतने का मौका है। तो यह सब जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं। बैकग्राउंड में से बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो मात्र हम 100 टीम की पीडी नहीं करा रहे हैं। हमारे पास 152 से अधिक रजिस्ट्रेशन आए हैं प्रतिभागी दलों में। लगभग एक 100 के आसपास प्रशिक्षु अधिनायक रजिस्ट्रेशन आए हैं। साथ ही साथ इससे अगर हम अधिक अगर आगे हट के बात करें, तो नव प्रवेश जो एक बहुत ही नया प्रारूप है डिबेटिंग के लिए, और हिंदी डिबेटिंग के लिए तो बहुत ही नया प्रारूप है। अविनाश अविनाश उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो आप जी रजिस्ट्रेशंस की बात कर रहे हैं, चूंकि टारगेट ये रखा गया है, जहां तक मेरी जानकारी है या जो मैंने पढ़ा है, कि हम लोग जो है मतलब डिक्टम जो है इस बार 100 टीमों को लेकर एक कैप हम रख के चल रहे हैं ना। वैसा ऐसा अनलिमिटेड नहीं हो सकता ना कि लास्ट मोमेंट पे भी कोई आएगा तो हम उसे लेंगे। जैसा आपने कहा कि 150 से ज़्यादा आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो ये संभव नहीं है कि 150 रजिस्ट्रेशन आप ले लेंगे टीमों का। तो क्या आपने एक कैप निर्धारित किया हुआ है कि हम, जैसे आप नोवाइस की बात कर रहे हैं, तो 100 टीमें अगर हम बुलाते हैं, तो 100 टीमों में आइडियल हम ये मान सकते हैं, मान लीजिए 2-4 टीमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम 100 टीमों जी को जी। मानते हैं। 100 टीमों में से कितने नोवाइस टीमें आप लेने जा रहे हैं, और कितनी, और जो बच जाती हैं वो सारी ओपन टीमें होंगी। तो ये जरा जी आप समझा दें ताकि उस हिसाब से लोग समझ पाए। जी। तो वही भैया कि लगभग 50% रजिस्ट्रेशन जो है नोवाइस के आए हैं, और 50% रजिस्ट्रेशन ओपन के आए हैं। नोवाइस में लोगों की रुचि बहुत अधिक है। लेकिन हम इस बार जो हमारा जो कैप है वो लगभग इस प्रकार है कि हम 1/3 वन या 1/3 हम जो टीम है वो नोवाइस लेंगे, और जो 2/3 टीम्स है वो हम ओपन लेंगे। अर्थात लगभग 30 से लेकर 40 के आसपास नोवाइस टीम्स होंगी, और 70 से लेकर 60 से लेकर 70 के बीच जो होंगी ओपन टीम्स होंगी। और हमारा जो कैप है वो यह है कि 100 टीम्स का लगभग कराना है। 100 से पार जाए 5-6 उतना तक उचित है, लेकिन हाँ, 100 का लक्ष्य अवश्य है। चलिए ठीक है। तो अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है नोवाइस की, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश डिबेटिंग का कॉन्सेप्ट है और जो कि यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप जो है एक संक्षेप में और सरल तरीके से बताएं कि नोवाइस का अर्थ क्या है, आप इसे क्यों लेकर आए हैं, और इसके जो आप क्राइटेरिया, जैसे आप कह रहे हैं कि इनके ड्रॉज या ब्रेक अलग निकल सकते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपने बनाने की, या जो आप आगे जो अभी आने वाले प्रतियोगिता में उसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं, उसके बारे में बता दें। पहले नोवाइस क्या है, और ये काम कैसे करेगा, और इसके जो ड्रॉज हैं और जो अन्य बातें हैं इससे जुड़ी वो बता दें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। और यह प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया है, और मैं इस पर एक और बार स्पष्टता तर्क ज्ञान के माध्यम से करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो नोवाइस है, अर्थात नव प्रविष्ट, नव प्रविष्ट कौन है? नौ प्रविष्ट वे सभी लोग हैं जिन्होंने कभी भी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के ओपन प्रणाली में कभी ब्रेक नहीं किया है। अर्थात द्वितीय प्रथम वर्ष के सारे छात्र नोवाइस हैं, अर्थात नौ प्रविष्ट हैं। प्रथम वर्ष का अगर कोई भी है, अगर उसने किसी प्रकार का ब्रेक किया भी है, फिर भी वो नोवाइस की कैटेगरी में आता है, नौ प्रविष्ट की कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं प्रथम वर्ष से आगे बढ़कर द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष या उससे अधिक उत्तीर्णता के जो छात्र छात्राएं हैं, वे कब नोवाइस होते हैं? वे तब नोवाइस होते हैं जब उन्होंने किसी प्रकार के हिंदी पार्लियामेंट्री डिबेट में प्री क्वार्टर से लेकर उसके आगे के किसी चरण को नहीं खेला है। प्री क्वार्टर इसमें बहुत मुख्य रूप से शामिल है, अर्थात जो प्री क्वार्टर के ब्रेक है उनको हम ब्रेक कंसिडर कर रहे हैं। अब हम हिंदी अगर संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की बात करते हैं, तो वह हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता नॉर्मल भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है। महिला संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के जो ब्रेक जिन्होंने किया है उनको भी नोवाइस नहीं माना जाएगा। जिन्होंने डीओ वाद विवाद मीम के प्रतियोगिता, अर्थात उन्होंने जो जिस चैनल ने जो भी डिबेट कराई थी उसमें भी अगर ब्रेक किया है, फिर भी उनको नोवाइस नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ने अगर सीडी कम पीडी में ब्रेक किया है, और वह अभी द्वितीय वर्ष में है, और मात्र उसने सीडी कम पीडी में ब्रेक किया है, कभी संसदीय वाद प्रतियोगिता के में ब्रेक नहीं कर पाए हैं, उनको नोवाइस माना जाएगा। जी। और तो इसमें इसमें जो आपने वो क्राइटेरिया रखने की बात की है ना, तो जो इनके ब्रेक्स हैं, या जो आपके यहाँ जो स्ट्रक्चर होने जा रहा है, जैसे कि आप ब्रेक कैसे रखेंगे, या फिर ये टीमें, जैसे क्योंकि ये एक प्रकार से दो प्रतियोगिता हो गई ना, एक ओपन वाली चल रही है, एक नो वाइस वाली चल रही है।
तो जी जी ये कैसे इंटरमिंगलिंग नहीं करेंगे, या इनके ड्रॉज कैसे होंगे, एजेस कैसे, और मतलब कैसे आप इसको रन करने वाले हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सर्वप्रथम जो 100 टीम्स होंगी, 100 टीम्स का आपस में ड्रॉ होगा, अर्थात जो शुरू के जो 5 चरण होंगे वह सबके एक साथ होंगे। हाई हाई के बेसिस पे हमारे जो प्रथम 5 चरण होंगे, अर्थात जो जो ज्यादा जीतेगा उसको ज्यादा जीतने वाले, अर्थात हाई हाई के अनुसार हम मैचेस कराएंगे। 5 चरणों के बाद हम 2 प्रकार के ब्रेक्स का अनाउंस करेंगे। प्रथम प्रकार का जो ब्रेक होगा वह ओपन टीम्स का होगा, अर्थात वैसी टीम जो नॉइस नहीं है, उनमें हम 8 ब्रेक्स अनाउंस करेंगे। और द्वितीय प्रकार के जो ब्रेक्स होंगे वो होंगे नॉइस के ब्रेक्स। ऐसे लोग जिन्होंने नॉइस में प्रतिभाग के लिए अपने आप को चयनित किया है, वो ब्रेक में उस पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब हम प्रथम जो 8 जो दल होंगे जो ओपन में ब्रेक करेंगे, उनके लिए हम प्री क्वार्टर्स का आयोजन करते हैं ब्रेक से जस्ट पहले। उसी समय नोवाइस के क्वार्टर्स राउंड होंगे, अर्थात कि प्री क्वार्टर के साथ क्वार्टर राउंड होंगे, हम्म। और उस समय नॉइस के क्वार्टर फाइनल होंगे। साथ ही साथ जब सेमीज होगा ओपन का, उसी समय जो ओपन है, जो ओपन का जब सेमीज होगा उसी समय नॉइस का फाइनल होगा, अर्थात दोनों जो प्रतियोगिताएं हैं वो एक साथ चलती रहेंगी। और जो ग्रैंड फाइनल होगा, जो ओपन ग्रैंड फाइनल होगा, वह एकदम डिफरेंट मोड में होगा। वो बिल्कुल डिफरेंट मोड में होगा, जो सिंगल कंपटीशन होगा। तो जो ये होता है, शुरू के 5 चरण जो होंगे वो सबके साथ होंगे, उसके बाद अलग अलग ब्रेक अनाउंस होंगे, और दोनों की अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। अर्थात कि अगर किसी जिस टीम ने अपने आप को नोवाइस में चयनित किया है, उसका ब्रेक मात्र नोवाइस की श्रेणी में ही हो सकता है। जिस टीम ने अपने आप को ओपन में चयनित किया है, उसका ब्रेक मात्र ओपन के चरणों में हो सकता है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बस एक थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। जैसे हम प्री क्वार्टर कराएंगे, तो प्री क्वार्टर में जो ओपन का प्री क्वार्टर अलग होगा और नोवाइस का अलग होगा प्री क्वार्टर। अच्छा सॉरी, आपने कहा कि जो प्री क्वार्टर है वो ओपन का होगा, एंड उसी समय क्वार्टर हो रहा होगा नोवाइस का, सही? जी 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 जी। अच्छा, तो नोवाइस की 8 टीमें क्वार्टर कर रही होंगी और ओपन की 16 टीमें जो है प्री क्वार्टर खेल रही होंगी, करेक्ट? 16 या 16 से या उससे कम जो टीम्स, हम उसमें प्री क्वार्टर का जो हमारा पिछला जो अ, रहा है, कि हम कुछ टॉप की टीम को डायरेक्ट क्वालिफाई कराते हैं क्वार्टर्स के लिए, और बाकी टीमों का प्री क्वार्टर्स कराते हैं। ठीक, वो तो जी मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, लेकिन लब्बो लुभाव यही है कि मतलब लगभग सीन यही रहने वाला है ना। जैसे टॉप की जी जी 4 जी या जी टॉप की 2 टीमें जो है डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाती हैं क्वार्टर्स के लिए, बाकी टीमों का मैच होता है, करेक्ट? यही सब बात है, ठीक है। जी जी तो ये तो हो गया कि आप नोवा इसका एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। बाकी चीजें मुझे लगता है कि डीआरएस कंटिन्यू है, और डीआरएस होगा, और बाकी और बातें करेंगे, लेकिन हमारे साथ और डिक्टम के और दूसरे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, भूमिका और आयुष भी हमारे साथ हैं। तो भूमिका, क्या तैयारी चल रही है और आप कितनी मेहनत कर रही हैं, ये जरा बताएं। भैया अभी जो है तैयारी वो सभी के स्वागत से रिलेटेड चल रही है, स्टेज से एंकरिंग वगैरह से रिलेटेड चल रही है। और कंट्रीब्यूशन क्या है, डेकोरेशन वगैरह चल रही है, डेकोरेशंस कैसे करनी है एंट्री गेट पे, ऑडिटोरियम के बाहर, या फिर कहीं भी जहाँ पे बच्चे ठहरेंगे, खाने वगैरह की तैयारी चल रही है। तो जोर शोर से सेकंड और फर्स्ट ईयर में तैयारी अच्छा, चल रही है। मैं क्या जाना, आप जो है सचिव के पद पर अभी डिक्टम में भूमिका निभा रही हैं, तो एक महत्वपूर्ण पद है। तो उसमें आपको क्या विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि भाई, क्योंकि लगभग अध्यक्ष का तो सारा काम है कि वो चीजें देखेगा ही, और सारी चीजें उसे देखनी है, लेकिन आपको कुछ एक विशेष कार्य दिया गया होगा ना कि आप ये काम करके बताइए। जी जी जी, मुझे मिला है कि मैं जैसे जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, प्रतिभागी आएंगे, उनका स्वागत की जिम्मेदारी मिली है। और साथ ही साथ कि जो टाइम फ्लो है वो सही तरह चले, कि सभी एजेस एक साथ मतलब रूम में है, रनर सही तरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैच सही तरह स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो सब ड्यूटीज मुझे मिली है एज अ सचिव। ठीक है, तो हमारे साथ आयुष भी हैं। तो आयुष से अभी आप लोगों से और भी पूछ लेंगे। आयुष, आप बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या विशेष जिम्मेदारी आप इस प्रतियोगिता के आयोजन में करने जा रहे हैं। हाँ जी भैया, नमस्कार। हाँ, अभी तो बाकी तैयारी तो चल ही रही है, और इस समिति में मैं इस पत्र में आयोजन प्रबंधन प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ।
साथ ही साथ ना सिर्फ आयोजन की तैयारी, बल्कि हमारे जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो किस तरीके से विक्रम की इस तैयारी में संलग्न रहें और वो इस पे कुछ नया सीखें, इसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। उनको किस तरीके से हम इंगेज कर सकते हैं, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो फर्स्ट ईयर है वॉलंटियर्स को तैयार करने की विशेष जिम्मेदारी आयुष को दी गई है, या भूमिका आप भी साथ में हैं? भैया सेकेंड है, मतलब द्वितीय वर्ष के सभी कार्यकारिणी सदस्य हैं। अच्छा, सभी भूमिका बच्चे बताइए। सबको एक साथ काम करना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे वॉलंटियर्स को कई बार सिखाना होता है और इवन हम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि आपको एक्चुअली ऐसे काम करना है, उससे संबंधित, चूंकि अभी बीच में वोकेशन आ गया, क्या उससे पहले, है ना, जो अभी ब्रेक से पहले हमने कोई इस प्रकार का सेशन आयोजित किया फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली? भैया जो हमारी महासचिव है निशिका, उसने किया था, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैंने, जो हमारे फर्स्ट ईयर है उन्हें समझाया है कि कैसे कैसे पूरा रूटीन फॉलो होगा और कैसे कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व रखना है, ताकि वो जो सभी हैं वो भी इंजॉय कर पाए और कुछ नया सीख पाए, क्योंकि उनके सामने बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी टीम्स आएंगी जो डिबेट करेंगी। तो उन सब से कुछ ना कुछ वो सीख ले और अपने आगे वाले जीवन में उन सभी चीजों को उतार के और अच्छी तरह डिबेट्स करें। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ, लाइक एक मैच एंड प्रैक्टिस, एंड मैं ये कहूँगा कि अगर आप 100 टीमें मंगा रहे हैं तो कोशिश करें कि हर एक वॉलंटियर तैयार हो, प्रिपेयर हो, और किसी प्रकार का कंफ्यूजन किसी एट द मोमेंट पे ना हो। अब रह गई बात कि आप इतनी टीमें मंगा रहे हैं, इतने सारे राउंड आपके पास होने वाले हैं, तो शिवाजी भोसले में जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। अविनाश से जानना चाहेंगे कि टॉपिक पर कैसा काम चल रहा है। जी भैया, टॉपिक पे भी काम बैकग्राउंड में चल रहा है। विभिन्न प्रकार के टॉपिकों पे मंथन कर रहे हैं कि हम कैसे उत्तीर्ण से उत्तीर्ण प्रकार के टॉपिक जो है अपने प्रतिभागियों को दे पाए, और उस पर विचार विमर्श करके खुद कि जो जितने टॉपिक्स हों इतने अच्छे डिबेटेबल हों कि सभी लोग उस पर एक बहुत अच्छी बहस कर पाए और बहस का कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल पाए। इसलिए हम बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, सुझाव भी ले रहे हैं अपने एलुमनाई से, अपने बच्चों से हम टॉपिक्स ले रहे हैं। सबसे जितने प्रकार के हम लोग को साधन है, हम सभी जगह से टॉपिक इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और कुछ टॉपिकों का सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि शिवाजी और शिवाजी की जो समिति है और शिवाजी जो तर्क तर्क समिति है, वह सब बहुत अच्छे टॉपिक के साथ इस बार अपने आयोजन को पूरे तरह से कार्यरत करेंगे। हाँ, बस एक 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 चीज और इसमें पूछूंगा। जैसे टॉपिक को लेकर हम कंसर्न ज्यादातर देखते हैं, जैसे आपने आपके यहाँ तो दो चीजें होने जा रही हैं, जैसे एक नोवाइस का कॉन्सेप्ट भी है, ओपन वाली टीम के लिए टॉपिक बन रहे हैं, उच्च गुणवत्ता के बनेंगे, ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है। लेकिन दूसरा, जो नोवाइस की जो टीमें आएंगी, जैसे आप जैसे फर्स्ट ईयर की टीम भी है उसमें, और कोई ऐसी टीम भी हो सकती है जिसके पास अनुभव तो हो लेकिन उसने कभी ब्रेक नहीं किया, जो कि आपकी डेफिनेशन है नो वाइज की। तो उसके हिसाब से मतलब जो ओपन के जो टॉपिक होंगे वो और जो नो वाइज के टॉपिक होंगे, क्या उनमें हमें भारी अंतर देखने को मिलेगा या फिर एक सामान्य अंतर देखने को मिलेगा? जी भैया, जो ओपन और नोवाइस के टॉपिक हमेशा सेम रहेंगे, अर्थात जब शुरू के 5 राउंड तो दोनों एक साथ ही खेलेंगे, हाँ, अर्थात कि वो सभी का मैचअप एक दूसरे के साथ होगा। उसके बाद के जो राउंड्स होंगे वह इस प्रकार होंगे कि जो क्वार्टर्स का टॉपिक होगा ओपन का, वह नोवाइस के जो प्री क्वार्टर्स का टॉपिक होगा ओपन का, वो नोवाइस के क्वार्टर्स का टॉपिक होगा। जो क्वार्टर्स का टॉपिक होगा ओपन का, वो सेमीज का टॉपिक होगा नोवाइस का, और जो सेमीज का टॉपिक होगा ओपन का, वो फाइनल का टॉपिक होगा नोवाइस का। तो जो टॉपिक है वह सबके लिए सेम रहेगा, टॉपिकों में अंतर नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि हम जो विषय में और बहुत भारी टॉपिक्स जो कहे जाते हैं कि हम बहुत इतने अच्छे टॉपिक बनाते हैं और इतने थोड़े क्लिष्ट टॉपिकों का विषयों का चयन करते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं, और नॉइस के लिए जिनका भी अनुभव रहा है या ब्रेक नहीं रहा, तो उनके लिए हमने तर्कशाला का आयोजन करना भी शुरू कर दिया है। और हमने आज ही उसका 5वां जो चरण है, 5वां जो सत्र है, उसको पूर्ण किया है। हम इसमें प्रत्येक दिन एक बहुत ही उत्कृष्ट वक्ता को आमंत्रित करते हैं, और वह वक्ता आकर किसी दो महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही उत्तीर्ण स्तर के जो टॉपिक्स होते हैं, विषय होते हैं, उन पे आके चर्चा करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार का आयामों को हम सबके सामने बताते हैं, जिसे हम टॉपिक ब्रेकडाउन कहते हैं। हम
उसका भी आयोजन कर ही रहे हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन है वो मिल गई है। एक और जो मेरे मन में या फिर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं और आप सभी लोग सक्रिय हैं डिबेटिंग सर्किट में, तो हम ये देखते हैं कि हम हिंदी संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता तो कहते हैं, लेकिन उसमें हिंदी के शब्दों का कम से कम उपयोग किया जाता है। वक्ता बोलना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे शब्दों के लिए भी वह जो है अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक चर्चा सुनी थी कि इस बार उससे संबंधित भी कुछ नियम कानून बनाए जाने जा रहे हैं। और जैसे अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, तो 3 2 1 से शुरू करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप 1 2 3 से भी शुरू कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है ये लें, बिकॉज क्योंकि आप जो है 2 4 10 सेकंड 15 सेकंड तो आगे पीछे कर ही लेते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि 3 2 1 शुरू करें और ये करें। दूसरा, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लें तो हमें डिबेट करते हुए हम ये बोलते हैं, जैसे प्रॉब्लम, समस्या बोल सकते हैं आप, एग्जाम्पल की जगह उदाहरण बोल सकते हैं, है ना। और दूसरी और प्रकार की जो शब्दावली होती है जिसके लिए बहुत ही साधारण साधारण, जैसे रूम तो कमरा है ना। कॉलेज की जगह महाविद्यालय बोल सकते हैं, टॉपिक की जगह विषय बोल सकते हैं, है ना। और और भी दूसरे ऐसे सामान्य सामान्य शब्द होते हैं जिसकी जगह आप जो है हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्या कोई नियम आप लेकर आने वाले हैं, ताकि लोग हिंदी में बोलें ना कि शुरू में ही अंग्रेजी में? हाँ, वो नियमावली क्या होगी वो तो जी अभी भैया। चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन क्या आप इससे जुड़ा हुआ कोई प्रावधान करने जा रहे हैं? जी भैया, प्रावधान पे अभी चर्चा चल रही है कि हम कैसे हिंदी के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर सकते हैं। प्रावधान के साथ ही साथ हम इस बार हमने यह अपने मनोविज्ञान से सोचा है कि हम इस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे कि जब हमारे पास सारी टीम्स आ गई होंगी तो हम उन्हें कहेंगे कि जो हिंदी में जो वक्तव्य देंगे उनको एजेस से हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारे अधिनायक होंगे उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जितने से अधिक हिंदी शब्दों को प्रोत्साहित कर पाए उतने प्रोत्साहित करवाने का प्रयास करिए, उनके लिए अधिक अच्छे अंक दीजिए। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो नई टीम्स हैं जो नोवाइस हैं, क्योंकि हम इस बार मात्र डीयू की संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर रहे हैं, देश भर से संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए टीम्स आ रही हैं। आईआईटी बीएचयू, विभिन्न प्रकार के अन्य संस्थाओं से टीम्स आ रही हैं, शायद कुछ टीम साउथ से भी आ रही हैं। तो जो जी टीम्स हिंदी से उतनी अच्छी परिचित नहीं है उनके लिए भी हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जितना अच्छा हिंदी बोल पाए। और हमें चाहिए हमें यही कार्य है कि हिंदी को बहुत दूर तक लेकर जाना। अगर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदी बोलने का, प्रयत्न कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो अधिनायक जो निर्णय दे वह भी पूर्ण रूपेण हिंदी में हो। अधिनायकों से हमारा आग्रह होगा कि वह अच्छी हिंदी में निर्णय दे कि कुछ लोग नए शब्दों को सीख पाए, हम कैसे चीजों को सही कर पाए हिंदी के प्रोत्साहन के लिए राजभाषा के रूप में। कि हम हिंदी संस्कृतिवाद प्रतियोगिता में हिंदी संस्कृतिवाद प्रतियोगिता के मूल रूप को बचाने का भी प्रयास करेंगे। कि वहां पे जैसे आपने कहा कि कमरा शब्द के लिए रूम लोग उपयोग कर देते हैं, तो हम आग्रह करेंगे कि जब निर्णायक अपना निर्णय सुनाए तो इस बात को जरूर रेखांकित करें कि जब कमरा शब्द की जगह रूम बोला जाए तो उसको सही करें प्रतिभागियों के सामने। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ प्रतिभागियों के लिए ही नहीं बल्कि अधिनिर्णायकों से भी ये आग्रह करेंगे कि वो हिंदी के शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि हमने देखा है कि कई अधिनिर्णायक भी वही डिबेटर की तरह ही, डिबेटर की तरह क्या कि वही तो डिबेटर भी रहे हैं अपने समय में, उनकी आदत वही है कि वह जो है हिंदी के शब्दों का उपयोग करने के बजाय हर दूसरा शब्द जो है अंग्रेजी ही बोलते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे डिबेटर्स देखे हैं। फिलहाल आपके समिति और सभी भूमिका और आयुष, आप सभी जो है जूनियर्स को सिखाएं, आपके जो फ्रेशर्स हैं उन सभी को सिखाएं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, न केवल संख्या की दृष्टि से बल्कि आप ये कह सकते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी। और इसमें जो काम होते हैं, जैसे डीआरएस को हैंडल करना है उसके लिए एक अलग टीम बैठानी पड़ती है, और भी अन्य काम होते हैं। वो इतने
लोगों को मैनेज करना, अधिनिर्णायकों को टाइम पर ले जाना, टीमों को देखना, ये सारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके बारे में फिर हम किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे जब आपकी तैयारी और अधिक पुख्ता हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने तमाम तैयारियों के बारे में एक प्राथमिक सूचना प्राप्त कर ली है। अगर आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो डिक्टम के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और इस वीडियो तर्क ज्ञान के इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर डिक्टम के पदाधिकारी उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे बहुत ही जल्द शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों को लेकर। तब तक मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, गतिविधियां, कौन क्या बोल रहा है, कौन आया है, तर्कशाला जो चल रही है उसे आप जरूर देखें। और डिक्टम द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की सारी जानकारियां आपको तर्क ज्ञान के इस चैनल पर मिलती रहेंगी लगातार। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कुछ जानना चाहते हैं लिखें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।